बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। नजर जा रही है, वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। इतने बड़े जन सैलाब को संबोधित करने के लिए मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं, माननीय बहन जी आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हम सबकी प्रिय नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से वे आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएसपी, सपा व आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के सपा व बसपा के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ बदायूं में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं, जिनकी इस समय देश को काफी ज्यादा जरूरत भी है। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी, जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है। और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंग बली वनवासी व दलित जाति के ही हैं। और इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ, योगी जी की बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये बहुत खास जानकारी दी, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में
हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी है, बजरंग बली भी है, जिनके गठजोड़ से हमें इस चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे इस गठजोड़ के साथ में यहाँ पिछड़ा वर्ग व अपर कास्ट समाज के दुखी व पीड़ित लोग भी जुड़े हैं। जो ये लोग भी बीजेपी की केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। और अब मेरा यही कहना है कि देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से योगी की पार्टी को ना अली का वोट पड़ेगा और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का भी वोट पड़ेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों में भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। बीजेपी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में इस बार किसी भी कीमत पर आने वाली नहीं है। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में
पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के भी खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इन कार्यों के मामले में इनकी पार्टी व सरकार व खुद श्री नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते तो अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो फिर इनको अपने ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें प्रलोभन भरी सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल दी गई नामचार की ही कुछ चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा व इनकी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी अधिकांश सब इनकी सरकारी फाइलों में ही या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने यहाँ किसानों का हर मामले में व हर स्तर पर इनके हितों का पूरा ध्यान रखा है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य और विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी तक भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी
पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार में अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के नजदीक देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से भी इनका पूर्ण रूप से उत्थान होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए इनको अन्य और क्षेत्रों में भी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी बड़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का मामला इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक यहाँ काफी ज्यादा जानी माली नुकसान भी हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर अपने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भी इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही इनके प्रभावशाली लोगों को, विपक्ष के प्रभावशाली लोगों को जबरन फर्जी व गलत मामलों में फंसाकर फिर उनके विरुद्ध जबरन सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि इसी प्रकार पूर्व में या कांग्रेस पार्टी भी इनका काफी दुरुपयोग करती रही है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें देश की जनता एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आजमा भी चुकी है और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोगों को इस चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों को या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे
आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती है और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उड़ता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बारे में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को इस मामले में पूर्व में यहाँ देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए, खासकर कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश के अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या, गरीबी को दूर करने की ये जटिल समस्या यहाँ